उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म। तो उपनिवेशवाद में जो है सबसे पहले तो इसका अर्थ जानिए, फिर इसका कुछ परिभाषा जानिए, दो चार जो परिभाषाएं हैं पूछ सकता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जो है इसका विकास क्रम भी समझेंगे कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद का पूरे विश्व में विस्तार हुआ है। फिर इसके बाद और देखिए, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में एक तो अंतर भी करना है, तो विकास क्रम पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसका जो है स्वरूप मैं बताऊंगा, और स्वरूप बताते समय इसके दो आधार हैं। एक आधार तो जो है व्यवस्था के आधार पर, या कह सकते हैं कि भौगोलिक पहलू के आधार पर, भौगोलिक पहलू के आधार पर, और दूसरा पहलू इसमें है वैचारिक आधार पर, मतलब कि उसको हम लोग कह सकते हैं व्यवस्था, सिस्टम, व्यवस्था के आधार पर। दो स्वरूप हैं, और इस स्वरूप को समझने के बाद हम लोग इसमें ये समझेंगे कि साम्राज्यवाद मैं पढ़ा चुका हूं, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर, ठीक है, और इसका भी साधन वही होगा जो साम्राज्यवाद का साधन है, तो उसको अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, उपनिवेशवाद जो है, कल मैं बताया था कॉलोनी, तो नई नई कॉलोनी को एक्वायर करने की एक नीति कह सकते हैं। जैसे कोई शक्तिशाली राज्य है तो अपने से कमजोर राज्यों को जो है उपनिवेश बनाता है, और उपनिवेश वह भूप्रदेश है जो किसी विदेशी राज्य द्वारा शासित होता है, जिसके अपने निवासियों को जो है अपने शासन में पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन हम लोग के यहाँ उपनिवेश को बढ़ावा दिया, तो हम लोग को राजनीतिक अधिकार नहीं दिया। तो विदेशी जो सत्ता है उसके माध्यम से जो शासन होता है, और जहां पर शासन किया जाता है वहां के निवासियों को राजनीतिक नागरिक अधिकार नहीं दिया जाता है, कम दिया जाता है। और जानते हैं कि जो शक्तिशाली देश है, उस शक्तिशाली देश द्वारा जो है अपने से कमजोर देशों में जो है यह व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये जो व्यवस्था है इसको उपनिवेश कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद एकदम मिलता जुलता है, इसलिए मैं उसमें अंतर जो है ये अंतर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अंतर से आप क्लियर हो पाएंगे। अब बहुत से विचारक जो है दोनों को समान भी मानते हैं, अब बहुत सारे विचारक अंतर भी करते हैं, क्योंकि बहुत कम अंतर है, इसके लिए विचारकों ने माना कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो पहले इसका अर्थ लिखिए, तो परिभाषा लिखवाता हूं। इसमें दो तीन परिभाषा आपको ध्यान होनी चाहिए। एक तो आर्गेन्स्की की परिभाषा है पहले, लेकिन सामान्य अर्थ पहले लिखिए। शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर राज्य को अपने अधीन रखना
अपने अधीन रखना, दूसरे क्षेत्र पर लंबे समय तक अपना शासन चलाना और उसे बनाए रखना उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद कहलाता है। अर्थात उपनिवेश वह भूप्रदेश है जो एक विदेशी राज्य द्वारा, उपनिवेश वह भूप्रदेश है जो एक विदेशी राज्य द्वारा शासित होता है। विदेशी राज्य द्वारा शासित होता है और वहां के निवासियों को शासन व्यवस्था में, वहां के निवासियों को शासन व्यवस्था में राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होता या कम प्राप्त होता है। या कम प्राप्त होता है। या कम प्राप्त होता है। अब यहां पर दो तीन जो परिभाषा है जिसमें अभी बताया कि एक तो आर्गेन्स्टिक की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आर्गेन्स्टिक के सामने लिखिए, उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेश कहेंगे, उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेश कहेंगे जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं, विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं और वहां के निवासियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, और वहां के निवासियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार से एक परिभाषा हॉब्सन ने भी दिया है। और हॉब्सन ये कहता है कि उपनिवेश क्या है। तो उपनिवेश जो है, अभी लिखवाता हूं, उपनिवेश जो है अपने श्रेष्ठ स्वरूप में अपनी राष्ट्रीयता का स्वाभाविक प्रसार है। उपनिवेशवादी राज्य जो है अपनी सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों को नए प्रदेशों में स्थापित करता है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एकदम एक्यूरेट परिभाषा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन करके बताया जाता है। जैसे हॉब्सन की एक किताब है, कल भी मैं बताया था, हॉब्सन की किताब है इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म ए स्टडी। आर्गेन्स की किताब है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हॉब्सन के सामने लिखिए, उपनिवेश अपने श्रेष्ठ स्वरूप में, उपनिवेश अपने श्रेष्ठ स्वरूप में राष्ट्रीयता का स्वाभाविक प्रसार है। राष्ट्रीयता का स्वाभाविक प्रसार है। और सफल उपनिवेशवाद का, और सफल उपनिवेशवाद का मापदंड है कि वह अपनी सभ्यता के मूल्यों को, अपनी सभ्यता के मूल्यों को, अपनी सभ्यता के मूल्यों को
नए प्रदेशों में कहां तक स्थापित करता है, कहां तक स्थापित करता है? ये दो परिभाषा आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो विकास क्रम है, उस विकास क्रम को थोड़ा सा आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कभी थोड़ा ध्यान रहे कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ, उस पर मैं चर्चा करूं। देखिए, 1453 में टर्की या तुर्की ने जो है वो देखा जाए कुस्तनतुनिया पर अधिकार कर लेने के पश्चात, जब कुस्तनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसी से यूरोप और एशिया का संपर्क होता है। तो यूरोप का एशियाई देशों के साथ व्यापार बंद हो गया, क्योंकि इसने अपना कब्जा कर लिया यहां पर। अब जानते हैं कि व्यापार को चलाने के लिए जो है नए समुद्री मार्ग की खोज होने लगी। और आप लोग पढ़ते होंगे गतिमापक यंत्र, वेधशाला, ये सब जो है अब यहीं पर आविष्कार होने लगा। और जानते हैं कि कोलंबस हुआ, खूब पढ़ते होंगे हिस्ट्री में आप लोग, कोलंबस, मैगलन, वास्को डिगामा, ये लोग जो है नए समुद्री मार्ग का सब खोज करने लगे। और इसी में तो अमेरिका की खोज हुई थी। इससे यूरोप का व्यापार जो है बढ़ने लगा, यूरोप खूब संपन्न होने लगा, औद्योगिक क्रांति चल ही रही थी, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, ईसाई धर्म प्रचार भी खूब किया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इस तरह से देखा जाए तो उपनिवेश की शुरुआत हुई। अब जानते हैं कि उपनिवेश का इतिहास जो है साम्राज्यवाद के इतिहास के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल भी है, कि 1500 के आसपास जो है स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, नीदरलैंड, उसे को हॉलैंड बोलते हैं, ये लोग जो है, ये पहला दौर माना जाता है उपनिवेशवाद का। इन लोगों ने अपना सब साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। 1870 के आसपास दूसरा दौर भी शुरू हुआ। अब जानते हैं कि ब्रिटेन जो है साम्राज्यवादी ताकत के रूप में उभरा। बाद में जानते हैं कि जब अमेरिका आजाद हो गया, भाई 1776 में जब अमेरिका आजाद हो गया, तो जर्मनी और अमेरिका भी उसी राह पर चल पड़े, प्रतियोगिता करने लगे। और जानते हैं कि विश्व के अधिकांश हिस्सों में इन लोगों ने जो है खूब प्रतियोगिता किया, उपनिवेश की स्थापना किया। वहां पर सस्ता श्रम मिलता था, खूब अपना उत्पादन होता था, प्राकृतिक संसाधन, नए बाजार, इन लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। और इस तरह से एशिया और अफ्रीका में जो है खूब उपनिवेश को बढ़ावा दिया गया। मिशनरीज भी आकर जो है प्रचार प्रसार करने लगे। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ फ्रांस, जापान, अमेरिका भी इस उपनिवेशवादी होड़ में लग गए और इस तरह से आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने लगे। तो देखिए, जो साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, उसकी जो दूसरी लहर है, उसमें सबसे पहले अफ्रीका को शिकार बनाया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप में परंपरागत समाज था,
जो परंपरागत समाज था उसके कारण यूरोपीय जो फौज है वो ज्यादा शक्तिशाली थी। अब देखते हैं कि बेल्जियम कांगो नदी घाटी पर ही कब्जा कर लिया। फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा कर लिया। स्वेज नहर का निर्माण पढ़ते होंगे हिस्ट्री में। ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। तो आप देखते हैं कि ये लोग धीरे धीरे एशिया की ओर जाने वाले समुद्री रास्तों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। फ्रांस ट्यूनेशिया फ्रांस का उपनिवेश था। मोरक्को फ्रांस का उपनिवेश था। इटली भी देखिए इसी दौड़ में शामिल हो गया, लीबिया पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से देखा जाए तो लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्पेन भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। तो आप देखते हैं कि इस तरह से पूरे विश्व में ही धीरे धीरे उपनिवेश को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। तो आप देख रहे हैं कि चाहे अफ्रीका हो चाहे एशिया हो, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की होड़ लग गई। भाई देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। और औद्योगिक जो क्रांति थी, उस औद्योगिक क्रांति ने, कल मैं पढ़ाया था कि साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा देने वाले कारक होंगे वही उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने वाले कारक होंगे। इसलिए मैं साम्राज्यवाद को पहले पढ़ाया जिससे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति ने भूमिका निभाया। और इस तरह से ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, इन लोगों ने धीरे धीरे जो है विश्व के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। वहां के प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों का शोषण होने लगा। औद्योगिक क्रांति में आगे निकलने के लिए कच्चे माल, सस्ता श्रम, इन सब चीजों को प्रयोग किया गया। तो आपको मैं बताया कि पूरे विश्व में इस तरह से देखा जाए तो उपनिवेश को बढ़ावा मिला। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है कि भौगोलिक पहलू के आधार पर और व्यवस्था के आधार पर ये उपनिवेशवाद को हम लोग क्यों दो भागों में बांटते हैं। देखिए, भौगोलिक पहलू के आधार पर कहने का मतलब ये होता है कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के आधार पर इसको बांटने का प्रयास किया गया। तब जानते हैं कि क्षेत्र के आधार पर जब बांटने का प्रयास किया गया तो भौगोलिक आधार पर जो है मुख्यतः आर्गेन्स्की ने ये वर्गीकरण किया है। आर्गेन्स्की ने वर्गीकरण किया, ऐसे बल्कि बना लीजिए, भौगोलिक आधार पर तो दो चीजें इसमें हैं। एक तो बिंदु उपनिवेश और दूसरा है क्षेत्रीय उपनिवेश। अब बिंदु उपनिवेश का मतलब क्या होता है, ऐसे बनाइए, दो लाइन यहीं पर समझा के लिखिएगा। इसको अलग चार्ट में बना लीजिए और इसी चार्ट में मैं बना दूंगा ये जो स्वरूप है भौगोलिक और व्यवस्था के आधार पर। तो भौगोलिक में ए हो गया बिंदु उपनिवेश और बी हो गया क्षेत्रीय उपनिवेश। तो बिंदु उपनिवेश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई छोटा भूखंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, कोई छोटा प्रदेश है, क्षेत्र है, वहां पर जब उपनिवेश को बढ़ावा दिया जाता है तो इसको जो है बिंदु उपनिवेश कहा जाता है। इसको बिंदु उपनिवेश क्यों कहते हैं? बिंदु उपनिवेश इसलिए कहते हैं कि मानचित्र यदि विश्व का देखिए
तो एक छोटा सा बिंदु के रूप में दिखाई देगा। भाई आप मानचित्र देखिए तो ऐसे बिंदु के रूप में दिखाई देगा, इतना ही तो दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम जो है बिंदु उपनिवेश का दिया गया, क्योंकि विश्व के मानचित्र पर जो है बिंदु के रूप में दिखाई देता है। और ऐसा जो उपनिवेश बनाया जाता है व्यापारिक केंद्र के रूप के लिए, एक पड़ाव के लिए, सामरिक महत्व के लिए, अपने सामुद्रिक हितों के लिए, जैसे जिब्राल्टर, सिंगापुर, हांगकांग, पनामा नहर क्षेत्र, ये सब जो है बिंदु उपनिवेश के उदाहरण है। यहीं पे लिखिए बिंदु उपनिवेश में छोटे क्षेत्रों, आब्लिक द्वीपों, छोटे क्षेत्रों आब्लिक द्वीपों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विश्व मानचित्र पर बिंदु के रूप में होते हैं। इस उपनिवेश का प्रयोग व्यापारिक तथा सामरिक हितों के लिए किया जाता है, व्यापारिक तथा सामरिक हितों के लिए किया जाता है, जैसे सिंगापुर, हांगकांग आदि, सिंगापुर, हांगकांग आदि। अब क्षेत्रीय उपनिवेश समझिए कि क्षेत्रीय उपनिवेश का क्या मतलब है। क्षेत्रीय उपनिवेश का मतलब है कि कोई विशाल भूप्रदेश है, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से उस पर नियंत्रण किया जाता है, तो उसको हम लोग क्षेत्रीय उपनिवेश कहते हैं। और ये जो क्षेत्रीय उपनिवेश है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। लेकिन पहले दो लाइन लिखिए क्षेत्रीय उपनिवेश में। बड़े भूप्रदेशों पर आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से नियंत्रण किया जाना, बड़े भूप्रदेशों को आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से नियंत्रण किया जाना, जैसे कच्चा माल, मतलब प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन, बाजार आदि संदर्भों में। अब ये जो क्षेत्रीय उपनिवेश है इसको भी दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक तो बस्ती उपनिवेश होता है, और दूसरा जो है शोषण क्षेत्र उपनिवेश होता है। बस्ती उपनिवेश और दूसरा शोषण क्षेत्र उपनिवेश। देखिए बस्ती उपनिवेश कहते समय दिमाग में क्या आना चाहिए? ऐसा उपनिवेश जहाँ की जलवायु, वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो रहन सहन है, जब मान लीजिए ब्रिटेन का व्यक्ति किसी जगह जा रहा है और उसी तरह से उसको जलवायु मिल गया, उसी तरह से उसका जो है रहन सहन मिल गया, मतलब कि एडाप्टेशन हो गया उसका, उसको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कश्मीर में रहता है, वो आकर शिमला में रहना शुरू कर दे तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, वो चलेगा, उतना चल सकता है। लेकिन उसको मान लीजिए कोई कश्मीर का व्यक्ति है, उसको ला के उत्तर प्रदेश पे रख देंगे तो गर्मी के दिन में वो परेशान हो जाएगा ना, क्योंकि उतना गर्मी तो देखा नहीं। राजस्थान में ले आके चुरू उरू में रख दिए उसको, सोचिए, खैर छोड़ के भाग ही जाएगा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि जब वो अपना बस्ती बनाता है तो उसको हम लोग जो है बस्ती उपनिवेश कहते हैं। लिख दीजिए दो लाइन। बस्ती उपनिवेश में ऐसा उपनिवेश जहां की जलवायु तथा परिस्थितियां अनुकूल होती हैं
और शक्तिशाली देश के निवासी वहां निवास कर सकते हैं। शक्तिशाली देश के निवासी वहां निवास कर सकते हैं, अर्थात जनसंख्या ज्यादा होने पर इस उपनिवेश को बढ़ावा दिया जाता है। जनसंख्या ज्यादा होने पर इस उपनिवेश को बढ़ावा दिया जाता है। और शोषण क्षेत्र उपनिवेश, देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि शोषण क्षेत्र उपनिवेश का मतलब शोषण करने के लिए, ऐसा उपनिवेश जिसका जो है आर्थिक, सैनिक, सामरिक लाभ उठाया जाता है। यहां पर निवास नहीं किया जाता है। जो भी शासक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, चाहे वह धर्म से संबंधित वर्ग है, चाहे सैनिक वर्ग है, यही लोग अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं। मान लीजिए सैनिक अड्डा बना लिया गया, तो सैनिक अड्डे पर आम जनता थोड़ी न रहेगी। या मान लीजिए डियागो गार्सिया, देखिए अमेरिका का इस समय है, पहले ब्रिटेन का था। रीयूनियन द्वीप फ्रांस का है, हिंद महासागर में ही है। शोषण क्षेत्र उपनिवेश लिख दीजिए। ऐसा उपनिवेश जहां शक्तिशाली देश केवल शोषण करने का उद्देश्य रखता है, केवल शोषण करने का उद्देश्य रखता है। इन क्षेत्रों में केवल सैनिक, शासक तथा व्यापारी वर्ग दिखाई देते हैं। तो ये इसका स्वरूप है। अब देखिए व्यवस्था के आधार पर भी, कुछ विचारक व्यवस्था के आधार पर भी इसको बांटते हैं। तो व्यवस्था के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया। व्यवस्था के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है आर्थिक उपनिवेश, आर्थिक उपनिवेश, और दूसरा होता है सांस्कृतिक आवलिक वैचारिक उपनिवेश। अब देखिए यहां पर भी ऐसे बना लीजिए ए और बी, और दो दो लाइन बताता हूं। आर्थिक उपनिवेश या वाणिज्यिक उपनिवेश का मतलब होता है कि जहां पर आर्थिक हित हो, व्यवसायिक गतिविधियां हो, वहां पर जो है विदेशी राज्य वहां कब्जा कर लेता है, वहां के संसाधनों का उपयोग करता है, वहां के सस्ते श्रम का उपयोग करता है, वहां की कृषि व्यवस्था का उपयोग करता है। तो आप जानते हैं कि वहां का जो स्वाभाविक चीज है, कुटीर उद्योग है, तमाम चीजें हैं, वो सब बर्बाद होंगी। लेकिन चूंकि आर्थिक उपनिवेश को बढ़ावा देने के लिए संचार माध्यम जरूरी है, तो यहां पर यातायात के साधनों का विकास भी होता है। लिख दीजिए आर्थिक उपनिवेश में ऐसा उपनिवेश जिसका संबंध मुख्यतः व्यवसायिक गतिविधियों से होता है, व्यवसायिक गतिविधियों से होता है। यहां शक्तिशाली देश प्राकृतिक संसाधनों, सस्ते श्रम आदि का उपयोग करता है और शोषण करने के लिए
यातायात साधनों का भी विकास करता है, यातायात साधनों का भी विकास करता है। लेकिन घरेलू उद्योग प्रभावित होते हैं, घरेलू उद्योग प्रभावित होते हैं। अब देखिए, सांस्कृतिक वैचारिक उपनिवेश का मतलब ये होता है, सांस्कृतिक वैचारिक उपनिवेश का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण न करके अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, रहन सहन के आधार पर, मतलब अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार करके वहां की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। जैसे ब्रिटेन मान लीजिए व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, तो गोरे लोगों का जो वर्चस्व या गोरे लोगों की श्रेष्ठता, व्हाइट मैन बर्डन का मतलब हुआ कि गोरे लोग जो है वही शासन कर सकते हैं, वही हमें सिखा सकते हैं। अपना जो विचार है, संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है, रहन सहन है, खान पान है, उसके आधार पर जब उपनिवेश को बढ़ावा दिया जाता है तो उसको सांस्कृतिक वैचारिक उपनिवेश कहा जाता है। लिख दीजिए। इसके तहत सांस्कृतिक पक्षों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है और उसके आधार पर देश का शोषण किया जाता है। देश का शोषण किया जाता है। इसी पहलू को नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दिया जा रहा है। नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दिया जा रहा है। इसी पहलू को नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दिया जा रहा है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि बाकी तो साम्राज्यवाद की तरह ही है। अब लेकिन साम्राज्यवाद और दूसरी तरफ उपनिवेशवाद में कुछ अंतर है, वो हम लोग को क्लियर कर लेना है, जिससे उपनिवेश में जो आप लोगों का उपनिवेश विरोधी संघर्ष टॉपिक रखा गया है उसको समझने में आसानी होगी। तो यहां पर जरा सा लिखिए साम्राज्यवाद और यहां पर लिखिए उपनिवेशवाद। दो चार अंतर लिखवाता हूं और कंसेप्ट मजबूत होगा। अब पहला बात देखिए, और अभी मैं बता रहा था कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो जो हाब्सन है हाब्सन हुआ, वो अंतर नहीं मानता है, अंतर नहीं मानता। कई मान लीजिए प्रश्न पूछे कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में कौन विचारक अंतर नहीं मानता, तो हाब्सन। और देखिए पेनरोज जो है एक विचारक है, उसका पूरा नाम है ईएफ पेनरोज। इसकी किताब है
revolution in international relation, the revolutions in इंटरनेशनल रिलेशन। इसी किताब में इसने जो है कहा कि हम लोग उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद में अंतर कर सकते हैं, तो इसने अंतर माना है। अंतर माना है। अब क्या क्या अंतर माना है ये मैं जरा सा बताता हूं। अब पहला बात देखिए, लिखिए समझिए। भाई साम्राज्यवाद में नए भू प्रदेश क्षेत्र को जो मिलाया जाता है, तो आप देखते हैं कि स्पष्ट और प्रत्यक्ष नियंत्रण है। स्पष्ट और प्रत्यक्ष नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि पूरी शासन व्यवस्था, पूरा विधि व्यवस्था सब एकदम जो है पूरा कंट्रोल कर दिया जाता है। जबकि उपनिवेशवाद में मैं बताया कि देखिए, उपनिवेशवाद में आर्थिक भी है, वैचारिक भी है, तो पूरा नियंत्रण की बात नहीं होती। शासन व्यवस्था पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जाता है। नंबर एक, साम्राज्यवाद में इसमें संपूर्ण नए क्षेत्र पर स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाता है। स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाता है। स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाता है। जैसे शासन व्यवस्था का आरोपण करना। भाई साम्राज्यवादी देश अपनी शासन व्यवस्था को आरोपित करता है। जैसे शासन व्यवस्था आरोपित कर देना। और उपनिवेशवाद में लिखिए नंबर एक, यहां अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी दिखाई देता है। अर्थात शासन व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। शासन व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। जैसे उस देश की शासन व्यवस्था को भी कुछ स्वीकार कर लिया जाता है। उस देश की शासन व्यवस्था को भी कुछ स्वीकार कर लिया जाता है। अब जरा देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि साम्राज्यवाद जो है, नंबर दो समझिए, साम्राज्यवाद अधिक कठोर और निरंकुश होता है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि साम्राज्यवाद में पूर्णता आत्मसात करने का हिसाब किताब होता है। वहां की सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियां, सबको बाध्य कर दिया जाता है। जो साम्राज्यवादी देश की नीति है उसी को इस पर यहां बाध्य कर दिया जाएगा। लेकिन उपनिवेशवाद में ऐसा नहीं। उपनिवेशवाद में वहां की जो सांस्कृतिक, सामाजिक जो विशेषता है वो भी जिंदा रहती है। नंबर दो लिखिए, साम्राज्यवाद में साम्राज्यवाद अधिक कठोर और निरंकुशता की नीति है। अधिक कठोर और निरंकुशता की नीति है। क्योंकि समस्त व्यवस्था साम्राज्यवादी देश के नियंत्रण में आ जाती है। साम्राज्यवादी देश के नियंत्रण में आ जाती है। और उपनिवेशवाद में लिखिए, यह ज्यादा कठोर नहीं होता और कम औपचारिक होता है।
कम औपचारिक होता है, लेकिन जटिल दिखाई देता है, लेकिन जटिल दिखाई देता है। नंबर 3 देखिए, आप देखते हैं कि साम्राज्यवाद में पूर्ण विलयन हो जाता है। अभी बताया कि विदेशी शासन का आरोपण, युद्ध, सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाना। नंबर 3, इसमें पूर्ण विलयन दिखाई देता है, इसमें पूर्ण विलयन दिखाई देता है, क्योंकि विदेशी शासन की आरोपण के साथ युद्ध और सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, युद्ध और सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और उधर लिखिए, उपनिवेशवाद में शक्ति का प्रयोग अनिवार्यता नहीं होता, शक्ति का प्रयोग अनिवार्यता नहीं होता, क्योंकि पिछड़े देशों में राष्ट्रीयता के प्राकृतिक बहाव द्वारा लागू किया जाता है, राष्ट्रीयता के प्राकृतिक बहाव द्वारा लागू किया जाता है। कि हमारी संस्कृति सर्वोच्च है तो प्राकृतिक बहाव, राष्ट्रीयता के प्राकृतिक बहाव द्वारा लागू किया जाता है, जिसके कारण उस समाज की व्यवस्था भी जीवित रहती है, उस समाज की व्यवस्था भी जीवित रहती है। इसीलिए देखिए, कुछ विचारक ये कहते हैं कि भाई साम्राज्यवाद तो टोटल नियंत्रण हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि साम्राज्यवाद से पहले उपनिवेशवाद चला करता था। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की तुलना में ज्यादा पुराना है, क्योंकि आर्थिक, व्यापारिक हित, तमाम चीजें तो पहले से चली आ रही हैं, प्राचीन काल में भी दिखाई देता था। इसीलिए उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद से पुराना कुछ विचारक मानते हैं, क्योंकि ये तो साम्राज्यवाद तो पूर्णतः राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था है। और अभी मैं बताया कि ये तो जीवन संस्कृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है। भाई भारत के लोग भी बुद्ध भगवान के तमाम जो अनुयायी हैं, तमाम शिष्य हैं, वो लोग दूसरे देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए गए, तो वो भी एक प्रकार से उपनिवेशवाद ही था, और प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। एक पॉइंट और लिखिए, नंबर 4, साम्राज्यवाद मूलतः राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था है। मूलतः राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था है, मूलतः राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था है। और उधर लिखिए, राजनीतिक नियंत्रण मतलब विदेशी शासन, राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था है। और उधर लिखिए उपनिवेशवाद में, औपनिवेशिक राज्य के लोगों द्वारा, औपनिवेशिक राज्य के लोगों द्वारा उपनिवेशी लोगों के जीवन और संस्कृति पर, उपनिवेशी लोगों के जीवन और संस्कृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है। अपना प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है। अभी बताया कि साम्राज्यवाद में जब पूर्ण विलय हो जाता है तो सैनिक शक्ति, युद्ध, पूरा राजनीतिक नियंत्रण। उपनिवेशवाद में जो है
जहां तक हो सके वहां तक आमेलन में बैठाया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि उपनिवेशवाद में जो है राष्ट्रीयता के विकास के अवसर जो है अधिक होते हैं, साम्राज्यवाद में राष्ट्रीयता के विकास के अवसर कम होते हैं, क्योंकि कठोर होता है साम्राज्यवाद, ये मैं बताया। अब इसमें हम लोग जो है उपनिवेशवाद का जो संघर्ष रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं उपनिवेशवाद बता रहा था, उपनिवेशवाद का अर्थ बताया, परिभाषा बताया। तो जैसे आर्गेन्स्की कहता है, उस दिन में लिखवाया भी था आप लोगों को अभी, उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेश कहेंगे। आर्गेन्स्की कहता है कि उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेश कहेंगे जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं, जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। और हाब्सन की परिभाषा लिखवाया था। और एक जो है परिभाषा और भी है इसमें, एक परिभाषा जो है विंस्लो एक विचारक है, विंस्लो, तो विंस्लो ने भी कहा कि अनाधिकृत जो भूमि है उस पर आधिपत्य करना, उसकी परिभाषा है कि यह अनाधिकृत भूमि पर आधिपत्य है जिसमें संघर्ष आकस्मिक रहा हो अथवा अनावश्यक हो, तथा जो यूरोप वासियों की अपने रहने के लिए नई भूमि की खोज की आकांक्षा से प्रमाणित हो। तो ये सब मैं आप लोगों को बताया था, कारण भी बताया था इसका कारण भी बताया था। वही जो साम्राज्यवाद का कारण है वही उपनिवेशवाद का भी कारण है कि माल की खपत, जनसंख्या की समस्या। भाई माल की खपत का मतलब कि जैसे संपन्न राष्ट्रों द्वारा निर्मित माल की खपत करना, बाजार के रूप में इस्तेमाल करना, इसलिए उपनिवेश को बढ़ावा दिया गया। जो यूरोपीय देशों की जनसंख्या बढ़ने लगी तो निवास करने के लिए उपनिवेश को बढ़ावा दिया गया। और मैं बता रहा था कि शक्ति के वृद्धि करने के लिए उपनिवेश को बढ़ावा दिया गया। सेना के लिए ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता थी तो उपनिवेश बढ़ाकर सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति की गई। जो खनिज पदार्थ था उस खनिज पदार्थ की खोज के लिए राष्ट्रों द्वारा उपनिवेश की स्थापना की गई। तो ये सब मैं आप लोगों को बताया था, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर ही बताया। अब हम लोग थोड़ा सा जो है नव उपनिवेशवाद भी पढ़ते हैं। नव उपनिवेशवाद न्यू कॉलोनीज। तो इसमें जो है हम लोग को क्या जानना है, सबसे पहले इसका अर्थ जानना है, फिर कुछ परिभाषा इसकी एक दो महत्वपूर्ण है वो मैं लिखवा देता हूं, और फिर अर्थ बताऊंगा तो अर्थ और स्वरूप को भी बता दूंगा कि इसका क्या स्वरूप है। फिर इसमें हम लोग को जानना है कि नव उपनिवेशवाद को क्यों बढ़ावा दिया गया, उदय के कारण, किन कारणों से उदय हुआ, क्या क्या इसके साधन हैं। और जब मैं आप लोगों को उपनिवेशवाद बता दिया तो उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद में क्या अंतर है। उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद में अंतर ऐसे बनाइए। देखिए, आर्थिक, सांस्कृतिक,
माध्यमों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रभुत्व, सांस्कृतिक माध्यम हो, वैचारिक माध्यम हो, आर्थिक माध्यम हो, उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभुत्व, उसे नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। और यह उपनिवेशवाद का आधुनिक संस्करण है, मतलब उपनिवेशवाद का अगला चरण है। और इसका उदय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जिसमें एशिया अफ्रीका के जो देश थे उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। लेकिन महाशक्तियां आर्थिक रूप से अभी भी शोषण कर रही हैं। और नव उपनिवेशवाद के शिकार ऐसे राष्ट्र हैं जिनको औपचारिक रूप से स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन सामाजिक आर्थिक संदर्भों में किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में होते हैं। जैसे चीन पाकिस्तान का देखिए शोषण कर रहा है। इस प्रवृत्ति को हम लोग नव उपनिवेशवाद कहते हैं। तो एक दिमाग में रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्राज्यवाद समाप्त हो गया, साम्राज्यवाद का विघटन हो गया। विश्व के अधिकांश देश राजनीतिक रूप से आजाद हो गए। एशिया अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र जो है राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए, संप्रभु भी हो गए, लेकिन अभी भी किसी न किसी महाशक्ति के प्रभाव में है। तो ये जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसे ही हम लोग नव उपनिवेशवाद कहते हैं। लिखिए परिभाषा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद आबलिक उपनिवेशवाद का समापन हुआ। और विश्व के अधिकांश देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए। विश्व के अधिकांश क्षेत्र राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए। लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक माध्यमों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रभुत्व दिखाई दे रहा है, जिसे नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। यह उपनिवेशवाद का अगला आबलिक आधुनिक संस्करण है। यह उपनिवेशवाद का अगला आबलिक आधुनिक संस्करण है। सिंपल कर लीजिए, अर्थात औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद भी औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद भी सामाजिक आर्थिक संदर्भों में किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में होना नव उपनिवेशवाद है। नव उपनिवेशवाद है। अब इसमें देखिए, एक दो जो परिभाषा है वो आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो जो है क्वामे एनक्रूमा की परिभाषा है। अक्सर पूछता भी रहता है, लिख दीजिए। नव उपनिवेशवाद का सार यह है कि इसका शिकार बनने वाला राष्ट्र
सैद्धांतिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है, सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र होता है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बाहरी तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बाहरी तौर पर संप्रभुता के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बाहरी तौर पर संप्रभुता के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक नीति का संचालन बाहर से किया जाता है, आर्थिक और राजनीतिक नीति का संचालन बाहर से किया जाता है। एक परिभाषा और आता है जो राष्ट्रपति सुकर्णो थे, उनकी परिभाषा कभी कभी पूछ देता है, वो भी लिख सकते हैं। सुकर्णो सुकर्णो की भी परिभाषा लिख दीजिए। राष्ट्र के अंदर छोटे से विदेशी समुदाय द्वारा, राष्ट्र के अंदर छोटे से विदेशी समुदाय द्वारा आर्थिक नियंत्रण, बौद्धिक नियंत्रण तथा वास्तविक भौतिक नियंत्रण के रूप में, वास्तविक भौतिक नियंत्रण के रूप में यह नए आधुनिक लिबास में, नए आधुनिक लिबास में उपनिवेशवाद है। वो कहते हैं कोलोनिज्म विद ए मॉडर्न ड्रेस इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, intellectual control and actual physical control by a small but alien community within the nation। उसी को मैंने लिखवाया। तो ये दो परिभाषा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसका स्वरूप जो है, ऐसे समझिए, इसका जो स्वरूप है ये तीन संदर्भों में दिखाई देता है। एक तो स्वरूप इसका है राजनीतिक सैनिक साम्राज्यवाद के रूप में भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे एक स्वरूप है आर्थिक नवोपनिवेशवाद, आर्थिक नवोपनिवेशवाद। दूसरा है सांस्कृतिक नवोपनिवेशवाद। और तीसरा मैं बताया कि सैनिक नवोपनिवेशवाद भी दिखाई देता है। उसको कह सकते हैं, है नहीं, बहुत कम मात्रा में, राजनीतिक आबलिक सैनिक नवोपनिवेशवाद। अब देखिए, कुछ मैं एग्जाम्पल लिखवा दूंगा तीनों में और क्लियर हो जाएगा। भाई आर्थिक नवोपनिवेशवाद का मतलब ये हुआ कि जैसे एमएनसीज हैं तो विकासशील देशों का शोषण कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम। जैसे आप देखते हैं कि कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के दाम में अंतर है। हम लोगों का इस्पात लेकर पश्चिमी देश जहाज बनाकर हम लोगों को दे देते हैं। हम लोग क्या बोइंग विमान कहाँ चलता है। आप देखते हैं कि WTO हुआ, वो शोषण करता है। IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, इस तरह की संस्थाएं शोषण करती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिखिए आर्थिक नवोपनिवेशवाद में। MNCs द्वारा, MNCs मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय निगम, MNCs द्वारा
विकासशील देशों का शोषण, ऐसे एक दो करके लिख दीजिए एग्जाम्पल। एमएनसीज द्वारा विकासशील देशों का शोषण। नंबर 2, असमान व्यापार। असमान व्यापार अर्थात कच्चे तथा निर्मित वस्तुओं के दामों में अंतर। कच्चे तथा निर्मित वस्तुओं के दामों में अंतर। और नंबर 3, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से शोषण। इसी प्रकार से पेटेंट कॉपीराइट का मामला, पेटेंट कॉपीराइट का मामला, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ? बाह्य स्रोतों से। जैसे मान लीजिए हम लोग जाके अमेरिका में काम करते हैं तो अमेरिका का विकास हो रहा है ना, हम लोगों को तो थोड़ा बहुत पैसा मिल गया बस। आउटसोर्सिंग, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ट्रिप्स और ट्रिम्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, यह भी शोषण का एक तरीका है। अब सांस्कृतिक नव उपनिवेशवाद में समझिए, सांस्कृतिक नव उपनिवेशवाद में क्या शोषण हो रहा है। अब देखते हैं कि जो हम लोग क्या मान लीजिए MCA है, MBA है, तमाम डिग्री है, तो शैक्षणिक संस्थाओं का आधिपत्य, शिक्षा के माध्यम से शोषण। नंबर 1, यहां पे एग्जाम्पल लिखिए, शैक्षणिक संस्थाओं का आधिपत्य, शैक्षणिक संस्थाओं का आधिपत्य, शैक्षणिक संस्थाओं का आधिपत्य। नंबर 2, पाठ्यपुस्तकों में पश्चिमी संस्कृति की सरोजता, पाठ्यपुस्तकों में पश्चिमी संस्कृति की सरोजता। भाई पश्चिमी संस्कृति का फैलाव करना, जिससे हम लोग जो है एक प्रकार से पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले फैक्टर बन सके। नंबर 3, संचार माध्यमों से पाश्चात्य मूल्यों का निर्यात, संचार माध्यमों से पाश्चात्य मूल्यों का निर्यात। और नंबर 4, उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास। भाई जो भी आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम जो है कंपनियां हैं, तमाम जो सामान बनाती हैं, तो वो उपभोक्तावाद का विकास हो रहा है। इसी प्रकार से मानव अधिकार / पर्यावरण संबंधी शर्तें, मानव अधिकार / पर्यावरण संबंधी शर्तें, मानव अधिकार / पर्यावरण संबंधी शर्तें। अब देखिए राजनीतिक सैनिक नव उपनिवेशवाद भी कुछ दिखाई देता है। जैसे कहीं पर मान लीजिए अमेरिका का पिछलग्गू राष्ट्र नहीं है, अमेरिका की आलोचना कर रहा है, तो वहां पर सैनिक तख्ता पलट करा देना, सत्ता चेंज करा देना। तो यहां पर लिखिए सैनिक तख्ता पलट कराना, सैनिक तख्ता पलट कराना। इसी प्रकार से जो है जैसे मान लीजिए शस्त्र संस्कृति का विकास, शस्त्र संस्कृति का विकास का मतलब कैसा माहौल बनाना कि आप जो है अमेरिका से हथियार खरीदें, और अमेरिका तमाम कानून बना रखा है, सुपर 301, स्पेशल 301, कि आपको यदि $1 करोड़ देगा तो 50 लाख का जो है आपको हथियार देगा और 50 लाख डॉलर जो है आपको कैश देगा। तो आप देख रहे हैं कि उसका फायदा हुआ कि नहीं। शस्त्र संस्कृति का विकास, शस्त्र संस्कृति का विकास। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए उनके यहां पुराने हथियार हैं, उसको बेच देना, पुराने हथियारों को, और लिखिए आउटडेटेड हथियार, उसको बोलते हैं आउटडेटेड, पुराने हथियारों को बेचना। मान लीजिए कोई नया हथियार बनाया तो प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग कर देना, जैसे इराक में दिखाई दिया, सीरिया में दिखाई दे रहा है, प्रयोगशाला के रूप में।
प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए नाटो है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि नाटो का प्रबंध संकट का सिद्धांत, ये भी शोषण का तरीका है। नाटो का प्रबंध संकट का सिद्धांत, नाटो का प्रबंध संकट का सिद्धांत, इसी प्रकार से संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास का मतलब कि भाई जैसे अमेरिका के साथ भारत की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है, तो अमेरिका जो है अपना अच्छा अच्छा हथियार दिखाएगा, तकनीक बताएगा, तभी तो फिर सेना के लोग लिख के देंगे कि भाई हमको फला हथियार मंगाना है। इससे अमेरिका का फायदा हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास करना, सैन्य अड्डा बनाना, ठीक है। तो मैं बताया कि ये सब चीजें थी, ये सब इसका स्वरूप है, किस स्वरूप में चल रहा है। यही स्वरूप जो है साधन के रूप में भी है, जरूरत पड़े तो यहां पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब उदय के क्या क्या कारण है, इस पर जरा चर्चा किया जाए कि उदय के क्या क्या कारण है, किन कारणों से जो है नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। तो देखिए, पहला कारण तो यह है, पहले एक समझिए कि यूरोपीय शक्तियों की कमजोर स्थिति हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यूरोपीय शक्तियों की स्थिति कमजोर होने लगी, दो विश्व युद्ध के बाद। अब जानते हैं कि जो अफ्रीका और एशिया के जो देश थे, वहां पर अब साम्राज्यवाद को बनाए रखना कठिन हो गया, राष्ट्रवाद की भावना भी आ गई। तो ऐसी दिशा में जो है अब उपनिवेश की तो समाप्ति हो गई, साम्राज्य विरोधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होने लगे, उपनिवेश जो थे वो राज्य समाप्त हो गए। अब समस्या ये हुआ कि जो जिसको शोषण करने की आदत है वो छोड़ेगा नहीं। पुरानी औपनिवेशिक शक्तियां जो हैं अब नए साधनों का प्रयोग करना शुरू कर दी। तो उन्होंने जो है एक नवीन उपकरण बनाया। यही जो नवीन उपकरण बनाया आर्थिक नियंत्रण का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद। तो छोटा छोटा हेडिंग लिख दीजिए, क्योंकि व्याख्या तो हम लोग लिखे हैं। नंबर 1, यूरोपीय शक्तियों की कमजोर स्थिति। यूरोपीय शक्तियों की कमजोर स्थिति। नंबर 2 समझिए, देखिए एक चीज ये भी है कि राइज ऑफ कॉन्शसनेस अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेतना का उदय। तो आप देखते हैं कि अटलांटिक चार्टर, यूएनओ के चार्टर में आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया, राजनीतिक चेतना को बढ़ावा मिला। और जब राजनीतिक चेतना को बढ़ावा मिला तो अभी मैं बताया कि साम्राज्यवाद उपनिवेशों पर अपना आधिपत्य नहीं रख पाए, लेकिन साम्राज्यवादी जो शक्तियां थीं अपने अधीन रह चुके जो देश थे उन पर नियंत्रण करना चाहते थे। इसके कारण यह नया तरीका दिखाई दिया। तो साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेतना का जो उदय हुआ, उसके कारण यह नया तरीका आ गया शोषण का। नंबर 2, साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेतना का उदय। साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेतना का उदय। तीसरा बात समझिए, जैसे मान लीजिए उसको कहा जाता है कि नीड ऑफ द डेवलप्ड स्टेट टू कंट्रोल द रिसोर्स ऑफ द न्यू डेवलपिंग स्टेट्स। विकसित राज्यों की विकासशील राज्यों के साधनों पर नियंत्रण की आवश्यकता महसूस हुई। इसके कारण भी नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। साम्राज्यवादी देशों को जो है कच्चा माल खरीदने, तैयार माल बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी।
तो जो नए नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उन पर आर्थिक नियंत्रण रखना आवश्यक था, इसलिए नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। नंबर 3, विकसित राज्यों की विकासशील राज्यों के साधनों पर नियंत्रण की आवश्यकता। नंबर 4, देखिए भाई नए नए जो राज्य थे, नए राज्यों की जो है विकसित राज्यों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑन डेवलप्ड स्टेट्स। तो ये जो चीज था कि नए नए जो देश थे उनको भी कच्चा माल बेचना था, तैयार माल उनको भी खरीदना था, और उनका पुराने जो साम्राज्यवादी देश थे उन्हीं से संपर्क था। इसके कारण भी नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। परंपरागत साम्राज्यवादी राज्यों पर जो है आर्थिक निर्भरता स्वतंत्रता के पश्चात भी बनी रही। नंबर 4, नए स्वतंत्र राज्यों की विकसित राज्यों पर निर्भरता। नंबर 5, नए स्वतंत्र राज्यों की विकसित राज्यों पर निर्भरता। देखिए जो शीत युद्ध की शक्ति राजनीति थी, इंपैक्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वॉर, यह भी कहीं ना कहीं जो है नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध का जन्म हुआ। पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया, एक तरफ नाटो और दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, तो आप देखते हैं कि ये नाटो हो गया और वार्सा पैक्ट हो गया। ये साम्यवादी गुट हो गया और ये पूंजीवादी गुट हो गया। इसका नेता अमेरिका और इसका नेता यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो ये देख रहे हैं कि 2 गुट जो बने, तो कुछ इस गुट में देश जुड़ गए और कुछ इस गुट में देश जुड़ गए। और इस तरह से देखा जाए तो नवीन स्वतंत्र राष्ट्रों को किसी एक गुट से संबंध रखना व्यवस्था हो गई, जिससे उन्हें जो है न चाहते हुए भी जो है इन देशों से जुड़ना पड़ा, जिससे आर्थिक सहायता मिल सके, सैनिक उपकरण मिल सके। और इस तरह से देखा जाए तो नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। नंबर 5, शीत युद्ध की शक्ति राजनीति का प्रभाव। और नंबर 6, देखिए अमेरिका और सोवियत संघ की जो नीति रही है उसने भी नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1990 तक जब शीत युद्ध चल रहा है, तो दोनों महाशक्तियां नए राष्ट्रों को विदेशी सहायता के नाम पर, शस्त्र पूर्ति के नाम पर, बहुराष्ट्रीय निगम के नाम पर नियंत्रण रखते थे। नव उपनिवेशवादी राज्य जो है राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हुए भी आर्थिक रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव में रहते थे। जैसे मान लीजिए नाटो के प्रभाव में दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है, चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, म्यांमार हो, सब क्या अमेरिका के प्रभाव में। अब पूर्वी यूरोप जो है देख रहे हैं कि सोवियत संघ के प्रभाव में। तो अमेरिका और सोवियत संघ की जो नीतियां रही हैं उसने भी नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। लिखिए अमेरिका तथा सोवियत संघ की नीतियां, अमेरिका तथा सोवियत संघ की नीतियां। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा हम लोग को जानना है साधन। तो साधन तो मैं बताया कि इस तरह से ये साधन होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पॉइंट पे लिख दीजिए इसके क्या क्या साधन प्रयोग में आ रहे हैं नव उपनिवेशवाद में। साधन तो यही होगा जो स्वरूप में है भाई, अभी मैं बताया उसका पॉइंट पे लिखिए। साधन में नंबर 1, देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप, देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप। नंबर 2, शस्त्रों की आपूर्ति।
शस्त्रों की आपूर्ति। और नंबर 3, विदेशी सहायता तथा ऋण का प्रयोग। विदेशी सहायता FDI, जो उसको प्रत्यक्ष पूंजी निवेश बोलते हैं, विदेशी सहायता तथा ऋण का प्रयोग। इसी प्रकार से अभी बताया बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रण। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रण। भैया हमें कहते हैं वर्ल्ड बैंक है, IMF है, IBRD है, IFC है, IDA है, WTO है, सब क्या नियंत्रण का तरीका? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रण। इसी प्रकार देखिए, मतलब अभी जो समझाया हूं ये सब उसी में है। ये भी एक साधन ही माना जाए जो स्वरूप है। सैटेलाइट स्टेट समझा रहा था, पिछलग्गु राष्ट्र बना दिया जाता है, ये भी एक तरीका है कि आर्थिक रूप से जो देश हैं कमजोर हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था विदेशी शक्ति पर आश्रित हो जाती है, उसको सैटेलाइट स्टेट कहते हैं। आर्थिक रूप से दूसरा देश उसको नियंत्रित करता है। विदेशी शक्ति की, कोई विदेशी शक्ति है तो लगेगा कि हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पूरा कंट्रोल रहता है। मतलब जो देश हैं उनकी जो नीति है, उनका जो शासन प्रबंधन है, वो भी विदेशी शासन द्वारा ही नियंत्रित हो जाता है। उसको हम लोग सैटेलाइट स्टेट कहते हैं, पिछलग्गु राष्ट्र कहते हैं। सैटेलाइट स्टेट, ठीक है। अब मैं बताया कि उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद में क्या अंतर है, थोड़ा सा भी जानना चाहिए हम लोग को। ऐसे बनाइए, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद। ऐसे बनाइए। अब देखिए उपनिवेशवाद में समझिए, भाई उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हुआ? राजनीतिक कारणों से हुआ। और ये नव उपनिवेशवाद क्या है? आर्थिक सामाजिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 उपनिवेशवाद में इसका जन्म राजनीतिक कारणों से ज्यादा हुआ, राजनीतिक और सैनिक कारणों से ज्यादा हुआ, राजनीतिक और सैनिक कारणों से ज्यादा हुआ। नंबर 1 लिखिए, नव उपनिवेशवाद में इसका जन्म आर्थिक सामाजिक कारणों से ज्यादा हुआ है। इसका जन्म आर्थिक सामाजिक कारणों से ज्यादा हुआ है। नंबर 2 समझिए, आप देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेशवाद जो साम्राज्यवादी राष्ट्र थे, उन साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर पूर्ण नियंत्रण था। जो साम्राज्यवादी देश थे वो पूरा नियंत्रण रखते थे। नंबर 2, इसमें साम्राज्यवादी राष्ट्रों का पूर्ण नियंत्रण दिखाई देता था। साम्राज्यवादी राष्ट्रों का पूर्ण नियंत्रण दिखाई देता था। नव उपनिवेशवाद में लिखिए नंबर 2, इसमें उपनिवेशों को कुछ छूट भी दिया जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसी को देखिए, जैसे आप देखते हैं कि नव उपनिवेशवाद में एक तरह से भाई अंग्रेजों के हम लोग क्या थे? गुलाम थे, दास थे। आज मान लीजिए नव उपनिवेशवाद में क्या है? नागरिक स्वतंत्र होते हैं, नागरिक दास नहीं होते। नंबर 3 उपनिवेशवाद में लिखिए, इसमें नागरिक
गुलाम की स्थिति में होते हैं, गुलाम की स्थिति में होते हैं। इधर लिखिए नंबर 3, नवोपनिवेशवाद में इसमें नागरिक औपचारिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। नंबर 4 समझिए, उपनिवेशवाद में देखिए, उपनिवेशवाद का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं है। फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड सब अपने हिसाब से उपनिवेश फैलाते रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि नव उपनिवेशवाद का एक स्वरूप है कि आर्थिक सामाजिक ही रहेगा, सीधा राजनीतिक कंट्रोल नहीं होगा। चीन चाहे जितना कहे, लेकिन पाकिस्तान में सरकार रहेगी, इतना कंफर्म है। नंबर 4, उपनिवेशवाद में इसका कोई विशेष स्वरूप नहीं था। देश अपने हिसाब से मनमानी करते थे, देश अपने हिसाब से मनमानी करते थे। और नव उपनिवेशवाद में लिखिए, इसका स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है, इसका स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें आर्थिक सामाजिक वैचारिक पहलू, आर्थिक सामाजिक वैचारिक पहलू के स्तर पर नियंत्रण होता है। और नंबर 5, एक पॉइंट और लिखिए, देखिए आप देख रहे हैं कि इसका उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना था। यहां पर लिखिए नंबर 5, इसका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। इधर लिखिए, इसका उद्देश्य आर्थिक शोषण करना और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो नव उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद का ही एक स्वरूप है। यह भी उपनिवेशवाद के समान ही जो है हानिकारक है। ये क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।